नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में जहां पर हम एचएएस के मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम 2018 टू 2020। हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इस सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंटली वर्ल्ड हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इन द प्रीवियस ईयर्स उनको डिस्कस करेंगे। काफी डिटेल में उनके आंसर्स देखेंगे, किस तरीके से आप उनको आंसर कर सकते थे उसका लेआउट देखेंगे, राइट। तो इस सेशन में हम वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है जो हमारा टॉपिक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म, इस टॉपिक से, और यहाँ पर पूछा गया है ये फॉर 8 मार्क्स एचएएस मेंस 2018। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते, लेकिन हर साल एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो 2018 से 20 तक की अगर हम बात करें तो एक एक क्वेश्चन आया था। और ये सबसे पहला सवाल हमारा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज द मेजर कॉज फॉर द इमर्जेंस ऑफ इंपेरियलिज्म। कमेंट, ठीक है। तो कई सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है यहाँ पर जिनको आपको एड्रेस करना होगा, आंसर करना होगा, और माइक्रो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने होंगे कि कौन से बन रहे हैं और उस हिसाब से इसका जवाब देना होगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक ऐसा चीज है जिसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक कॉज बना इंपेरियलिज्म के इमर्जेंस एंड राइज के लिए। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक्चुअली होता क्या है वो आपको बताना होगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे, किस तरीके से हुआ, आपको ये भी बताना होगा कि इंपेरियलिज्म क्या है, किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक मेजर कॉज बनता है फॉर द इमर्जेंस ऑफ इंपेरियलिज्म। ठीक है, तो ये 3 हमारे पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो नाम से हमें समझ में आ रहा है, और जिस तरीके से हम पढ़ चुके हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो ग्रोथ था इंडस्ट्रीज का पहली बार एक इस लेवल पर, स्केल पर हुआ था, उसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। 1760 से 1870 के बीच में ये बहुत ही ज्यादा ग्रो हुआ था, बूम हुआ था। और यही टाइम था जब कई सारे हमारे जो कॉलोनाइजिंग कंट्रीज है, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन, पोर्टुगल, ये सब अलग अलग जगह पर जा रहे थे। और जो फार ऑफ कंट्रीज है वहां पर ये कॉलोनियलिज्म, कॉलोनीज बना रहे थे अपनी। जिस तरीके से इंडिया में ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनी बनाई थी। तो ये कॉलोनियलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या लिंक है, एसेंशियली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे कॉलोनियलिज्म का एक मेन रीजन बनता है फॉर द राइज, ये पूछा गया है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस दैट अकर्ड इन द पीरियड 1760s टू 1870s। ये मेन चीज है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है उसमें मेजर चेंजेस आए। क्या हुआ? हैंड टूल्स पहले यूज किए जाते थे, अब पावर मशीनरी को यूज किया जाने लगा। अलग अलग तरीके से पावर, या तो आप फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हो या तो किसी और तरीके से पावर मशीनरी, यानी कि हैंड टूल्स अब हाथ से चलाने वाले मशीन्स नहीं है, मशीन्स है जिनमें आप फ्यूल यूज करोगे, पावर यूज करोगे, राइट। तो ये जो चेंज हुआ उसके वजह से प्रोडक्शन जो हैंड टूल से हम करते थे एक लिमिटेड प्रोडक्शन था, अब मास प्रोडक्शन होने लगा। मास प्रोडक्शन जब भी होता है उसको हम एक इंडस्ट्री का नाम दे देते हैं, और इस तरीके से एक रेवोल्यूशन हो गया, राइट। ये छोटी सी चेंज के वजह से पूरा चेंज, पूरा जो इकोनॉमिक का स्पीयर में मेजर चेंज आया। और इस इकोनॉमिक स्पीयर के मेजर चेंज का कॉन्सिक्वेंस था कि सोशल पॉलिटिकल चेंजेस भी आए। और एक पॉलिटिकल चेंज ये था कि कॉलोनियलिज्म को और भी ज्यादा प्रोपल्शन मिला। यहाँ पर हम बता रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हैंड प्रोडक्शन मेथड्स टू मशीन्स, न्यू केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, आयरन प्रोडक्शन प्रोसेसेस, जहां पर आप यूज कर रहे हो स्टीम पावर का, डेवलपमेंट ऑफ मशीन टूल, स्टीम पावर यूज कर रहे हो, फ्यूल्स यूज कर रहे हो, तो इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इस टाइम पीरियड को मेंशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चेंज फ्रॉम वुड एंड अदर बायोफ्यूल्स टू फॉसिल फ्यूल्स हम यूज करने लगे, जहां पर जो पेट्रोल है, कोल है, ये सब यूज करने लगे। तो मेनली कोल जो है इसको यूज करने लगे, तो इसे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कह रहे हैं।
ये चीजें तो हमने बता दी कि क्या चेंजेस आए थे। अब ये चेंजेस मेनली कहाँ पर आए थे? इट बिगैन इन ब्रिटेन एंड विद इन अ फ्यू डिकेड्स ये वेस्टर्न यूरोप में पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स तक भी ये पहुंचता है। ठीक है, तो ब्रिटेन में ये स्टार्ट हुआ और वेस्टर्न यूरोप के जो पार्ट्स है वहां पर आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हम ये कनेक्टिंग लाइन देंगे जहां पर हम बताएंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे। उनमें से एक हम कह सकते हैं कि ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस थे जो इंपेरियलिज्म या फिर कॉलोनियलिज्म की तरफ लीड करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है इंपेरियलिज्म, इस टर्म को एड्रेस करना। तो कॉलोनियलिज्म और इंपेरियलिज्म के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉलोनियलिज्म जो है उसमें हम कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने के इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं। इंपेरियलिज्म इज द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज पावर। तो मेनली अपने पावर को एक्सटेंड करना, उसको हम इंपेरियलिज्म कहते हैं। वो कॉलोनीज एस्टैब्लिश करके हो सकता है या फिर नहीं भी एस्टैब्लिश करते हुए अगर कोई कंट्री आप से जो है आपके कंट्री से डर रहा है या फिर किसी तरीके से आपके कंट्री के का एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनता है, ठीक है, तब भी उसे हम इंपेरियलिज्म कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इंपेरियलिज्म किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ मिलिट्री फोर्स, मेनली मिलिट्री फोर्स एंड अदर मीन्स। ठीक है, इंपेरियलिज्म में ये चीज होती है कि मेनली वायलेंस या फिर मिलिट्री फोर्स का यूज करके सर्टेन रीजन्स पर कब्जा किया जाता है या फिर वहां पर एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश किया जाता है, उसे हम इंपेरियलिज्म कहते हैं। तो हमने इंपेरियलिज्म डिफाइन कर दिया। अब फिर हम रिलेट करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कैसे इंपेरियलिज्म को ग्रोथ मिली वो चीज हम लिखेंगे। कॉलोनीज प्रोवाइडेड द प्री रिक्विजिट्स फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो हम इस चीज को एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पर। अगेन इंपेरियलिज्म हमने डिफाइन किया, फिर हम बता रहे हैं कि हम अब लिंक करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, जहां पर हम बता रहे हैं कि कॉलोनीज जो हमारी कॉलोनीज थे, लेट से इंडिया जो है ब्रिटिश कॉलोनी था, तो ये कॉलोनीज हेल्प कर रहे थे प्री रिक्विजिट जो भी जरूरी मटेरियल है या फिर अलग अलग तरीके से हेल्प कर रहे थे, जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे अभी कि किस तरीके से कॉलोनीज से हेल्प मिल रही थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ग्रो करने के लिए कॉलोनीज एंड इंपेरियलिज्म, इन दोनों ही चीजों को जो है मेनली यहाँ पर इस चीज को ग्रोथ मिली बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यहाँ हम बता रहे हैं कि रॉ मटेरियल के लिए हमें कॉलोनीज से जो ब्रिटिश थे, लेट से रॉ मटेरियल इंडिया से ले जाते थे। इसका भी एग्जांपल हमने दे दिया है कि ब्रिटेन इंडियन कॉटन को इंपोर्ट करता था, लेबर के लिए चाहिए होता था। जिस तरीके से हम जानते हैं कि लेबर अफ्रीका एशिया से लेकर वो जाते थे या फिर यहाँ पर ही वो जो है मेनली अफ्रीका की अगर हम बात करें तो स्लेव्स वहां पर उन्होंने उनको बना लिया था। तो लेबर की रिक्वायरमेंट के लिए जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हेल्प कर सकते हैं, ये कॉलोनीज इंपॉर्टेंट थे। मार्केट के लिए तो जिस तरीके से इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते थे ब्रिटिश, वहां पर अपना प्रोडक्शन किया और सारी चीजें इंडिया में डंप कर दी। तो ये जो है मार्केट के तरीके, मार्केट के रूप में भी कॉलोनीज सर्व करते थे और कैपिटल भी प्रोवाइड करते थे। इंडिया से ड्रेन थियरी की हम बात करते हैं, दादा भाई नारोजी ने इसके बारे में बताया था कि ब्रिटिश किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करके यहाँ से जो भी कैपिटल है, पैसे हैं, वो ले जाकर अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड अपने कंट्री के ग्रोथ में उन्होंने उस चीज को लगाया। ग्लोबल डोमिनेशन के लिए ये जो है द कंट्री विथ मोर कॉलोनीज, ठीक है, एक पॉलिटिकल वे में डोमिनेशन के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। इस तरीके से हमने देखा कि इंपेरियलिज्म के इम्पोर्टेंट जो हम कह सकते हैं पहलू हैं, उनको बढ़ावा दिया जा रहा था बाय दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। Thus imperialism was a prerequisite and also ultimately supported and propelled it। तो ये चीज हम लिख रहे हैं, ओके। तो हम कह सकते थे कि दोनों के बीच में ये लिंक है, लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस तरीके से इंपेरियलिज्म को बढ़ाता है, तो वो चीज हमने लास्ट पॉइंट में भी अच्छे से एड्रेस हम कर चुके हैं कि ग्लोबल डोमिनेशन में हेल्प करता है। इस तरीके से आपका जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा
ग्रोथ होगा, जितने कॉलोनीज होंगे उस तरीके से आपका ग्लोबल डोमिनेशन होगा, एंड इसी को हम जो है इंपेरियलिज्म एंड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर जो है सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द राइज एंड ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म इन यूरोप। तो ये भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड एमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म इस टॉपिक से पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन, देखिए 8 मार्क्स के लिए पूछा गया है, 120 वर्ड्स में हमें आंसर करना है, क्रिटिकल नोट लिखना है। क्रिटिकल नोट, जब भी क्रिटिकल नोट पूछा जाता है तब आपको पॉजिटिव्स नेगेटिव्स लिखने होते हैं वहां पर, और इसके साथ यहाँ पर पूछा गया है अबाउट कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म के बारे में सबसे पहले आप बताओगे कि कैपिटलिज्म एसेंशियली होता क्या है, इसकी राइज एंड ग्रोथ किस तरीके से हुई, और इसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स क्या है। तो 3 पार्ट्स में हमें इस क्वेश्चन को आंसर करना है। तीनों माइक्रो क्वेश्चंस हमने आइडेंटिफाई कर लिए। सबसे पहले हम कैपिटलिज्म के बारे में बताएंगे कि ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि बेस्ड है प्राइवेट ओनरशिप पर। तो जब भी ये टर्म्स आप डिफाइन करते हो, आपको वो इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स को डेफिनेटली यूज करना होता है। कैपिटलिज्म में जब हम बात करेंगे तो प्राइवेट ओनरशिप डेफिनेटली होनी चाहिए। प्राइवेट ओनरशिप का मतलब ही है कि वो प्रॉफिट सीख करते हैं, मेनली प्रॉफिट से इनका रिलेशन होता है। बहुत ज्यादा वेलफेयर या सोसाइटी में जो सोशल कंडीशंस हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, अपने खुद के इकोनॉमिक कंडीशंस पर मेनली ये ध्यान देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के सेंट्रल एलिमेंट्स क्या है वो हमने यहाँ पर बता रहे हैं, जहां पर सबसे पहली चीज है मनी। मनी इज रियली इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो मनी एज अ स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फाइनल मीन्स ऑफ पेमेंट, ठीक है, सारे गुड्स के वैल्यू आप मनी में एसेस करोगे। ये इसके साथ यहाँ कैपिटल एक्यूमुलेशन और कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। मार्केट में कंपटीशन कैसे होगा, अगर मार्केट ओपन होगा, सभी लोगों को अलाउ किया जा रहा है कि आप इस मार्केट का पार्ट बनो, तब मार्केट कॉम्पिटिटिव होगा। तो इस तरीके से जो मार्केट सिस्टम एंड मार्केट डिटरमाइंड प्राइस सिस्टम, तो कई बार गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है कि चीजों के प्राइसेस क्या होने चाहिए, ऐसा नहीं होता। कैपिटलिज्म की अगर हम बात करें तो वहां पर मार्केट डिटरमाइन करेगा। तो मेनली मार्केट फोर्सेस को अगर आप चलने देते हो, वहां पर कैपिटलिज्म एमर्ज करता है। कैपिटलिज्म की अगर हम बात करें, और इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप में जिस तरीके से ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, इसके बाद कैपिटलिज्म का ग्रोथ हुआ। तो ये चीज हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, और फिर हम राइज एंड ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म इन यूरोप किस तरीके से हुआ वो हम बता रहे हैं। तो ये लिंक्ड है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रीज बढ़े और वहां पर ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट को जो है उन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए कैपिटलिस्ट जो पीपल थे उनके थॉट्स और उनके जो मेथड्स हैं उनको प्रोत्साहन देना पड़ा। तो ये चीज हम यहाँ पर बता रहे हैं और लिंक कर रहे हैं। राइज एंड ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म हम बताएंगे, फिर हम क्रिटिकल नोट उसका लिखेंगे। राइज एंड ग्रोथ किस तरीके से हुआ, ये मेनली स्पीयर हेड किया गया बाय द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश क्लॉथ इंडस्ट्री और मेनली कॉटन, ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री से शुरू हुआ। और हम कह सकते हैं कि इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था वहां पर, कि इंडिया से ये कॉटन जो है लेकर जाते, उसके प्रोडक्ट्स बनाते, एंड देन उसको जो है सेल करते अपने कॉलोनीज में। यहाँ से शुरुआत हुई 16, 17, 18 सेंचुरीज में। साथ में अर्ली कैपिटलिस्ट जो थे, दे एंजॉयड द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग नेशनल स्टेट्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नेशनल स्टेट्स कौन से थे, हमारे ब्रिटेन था, फ्रांस था, ये हमारे जो अमेरिका था। इन एरियाज में आपको कैपिटलिज्म का मेन जो राइज है, स्टार्ट है, बिगिनिंग है, वो देखने को मिलता है। और यहाँ इससे रिलेटेड क्लासिकल कैपिटलिज्म के बारे में एडम स्मिथ ने अपने वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की जो पब्लिकेशन उसमें कहा है, लीविंग इकोनॉमिक डिसीजंस टू द फ्री प्ले ऑफ सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट फोर्सेस। तो मार्केट फोर्सेस के हाथ में सारे इकोनॉमिक डिसीजंस अगर आप छोड़ दो, दैट इज कॉल्ड क्लासिकल कैपिटलिज्म। मार्केट सारी चीजें डिसाइड करेगा कि कौन से प्लेयर्स वहां पर होने चाहिए, बायर्स किस तरीके के होने चाहिए,
प्राइजेस क्या होने चाहिए, ये सारा मार्केट डिसाइड करेगा, मार्केट के डायनामिक्स डिसाइड करेगा, उसे हम कैपिटलिज्म कहते हैं मेनली। और ये चीज सपोर्ट इसको मिला पॉलिटिकल लिबरलिज्म इंक्लूडेड फ्री ट्रेड, साउंड मनी, बैलेंस बजट एंड मिनिमम लेवल्स ऑफ पुअर रिलीफ। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिटिकल लिबरलिज्म के जो कॉन्सेप्ट इमर्ज हुए 19th सेंचुरी के आसपास, उन्होंने कैपिटलिज्म को और भी ग्रोथ दिया। पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या है? फ्री ट्रेड, साउंड मनी, और यहाँ बैलेंस्ड बजट्स, किस तरीके से बजट्स आपको बैलेंस करने, किस तरीके से फ्री ट्रेड होगा, और कैसे पुअर रिलीफ यानी कि वेलफेयर जो है वो मिनिमम होगा। ये चीजें पॉलिटिकल लिबरलिज्म का पार्ट है, राइट। तो ये सारे हमने बता दिया कि राइज एंड ग्रोथ कैसे हुआ। अब हम क्रिटिक्स जो है कैपिटलिज्म से रिलेटेड वो बता रहे हैं। सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हुई, जो कैपिटलिस्ट थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको तो प्रॉफिट हुआ, बट पुअर पीपल पुअर ही रह गए। और जिस तरीके से हम जानते हैं पुअर पीपल के रिलीफ या फिर वेलफेयर का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, तो कैपिटलिज्म का ये क्रिटिसिज्म है। ऑपरेशन ऑफ द वर्कर्स से ज्यादा काम करवाना, ज्यादा प्रॉफिट, उसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, राइट। तो वो करवाया जाता था, और इससे वर्कर्स की जो सोशल और उनकी हेल्थ कंडीशंस वो सब डिटीरियोरेट डे बाय डे हो रही थी। राइज ऑफ मटेरियलिज्म, जहां पर हम पीपल के बीच के सोशल रिलेशंस को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, मनी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। सोशल एलियनेशन एट द इंडिविजुअल लेवल, जहां पर जो गांव, अलग अलग गांव से, लेट्स से अफ्रीका से किसी को उठा के ले गए कॉलोनाइजर्स जो है वो ब्रिटिश ले गए और फिर उनसे काम करवा रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से जो लेकर जाते थे अपने फैमिली से, वो दूर होते थे, उनका एलियनेशन होता था, यानी कि दे आर अलोन, नए जगह पर वो अलोन है। और ये एलियनेशन जो सोशल रिलेशंस है उसको ब्रेक करने लगता था। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज इससे आते थे, यानी कि आप देखोगे प्रोटेस्ट जो होते थे उसका कई बार बहुत ही वायलेंट रूप आपको देखने को मिला, और पूरा का पूरा जो स्लेवरी और इससे रिलेटेड सारी चीजें बहुत ही ज्यादा दर्दनाक एपिसोड है हमारे पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो ये सारे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज और बुरी आदतें भी सीखने लगे लोग ऐसे समय में। मेरिट्स क्या है कैपिटलिज्म के? कैपिटल का एक्यूमुलेशन होता था, तो ये कैपिटल किसी ना किसी तरीके से जो इंडस्ट्रियलिस्ट से टैक्स हो गया, अलग अलग तरीकों से स्टेट के पास पहुंचता था, और पूरी इकोनॉमिक की ग्रोथ होती थी किसी तरीके से। और ये ग्रोथ जो है ये भी बिकॉज ऑफ दिस एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ होती थी। ऑल्दो जो कैपिटलिज्म है वो रिलेटेड है इंस्टेबिलिटी से, यानी कि मार्केट पर आप छोड़ दोगे सब कुछ तो इंस्टेबिलिटी रहेगी, बट देन ये जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी को सपोर्ट करता था। तो दीज आर द मेरिट्स। इस तरीके से हमने कैपिटलिज्म के सारे एस्पेक्ट्स एंड फैसेट्स देख लिए, और द कंसर्न्स आर एड्रेस्ड बाय अडॉप्टिंग वेलफेयर अप्रोच। तो उनको तो जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनको तो सपोर्ट कर ही रही है गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट खुद वेलफेयर कर रही है, और ये सिस्टम हम इंडिया में देखते हैं, ठीक है, जहां पर गवर्नमेंट वेलफेयर जो सारे वर्क्स है उसमें वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश करने में अपना योगदान दे रही है अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव्स के थ्रू। तीसरा एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर, एग्जामिन क्रिटिकली बाउंड्री सेटलमेंट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, 2020 में आया था ये पेपर 1 में। और वर्ल्ड वॉर्स, बाउंड्री सेटलमेंट आफ्टर द फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया। आप देख सकते हो डायरेक्ट जो टॉपिक दिया हुआ है और उसी से क्वेश्चन बनाया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम माइक्रो क्वेश्चन देखें तो सबसे पहली बात तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके बाउंड्री सेटलमेंट्स और उनके क्रिटिकली आपको उस के बारे में बताना होगा। ठीक है, तो इस के जो कॉन्सिक्वेंसेस है उन पर भी थोड़ा सा आपको टच करना होगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बैकग्राउंड को हम बताते हुए बाउंड्री सेटलमेंट्स के बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चेंज्ड ह्यूमन हिस्ट्री। जिस तरीके से हम जानते हैं वर्ल्ड वॉर होने का मतलब है पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में एक नया एपिसोड आना, तो इट चेंज एवरीथिंग। और यहाँ पर हम देख रहे हैं मेनली जो रिजल्ट होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, तो एक्सिस पावर्स जो हमारे थे जर्मनी, इन सब ने जो है लूज किया। ट्रीटी ऑफ वर्साई में हम ये देख रहे हैं मेनली जर्मनी को सारे के सारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सारे जो डैमेजेस हुए उसका प्राइस भुगतना पड़ा।
और ये चीज हम जो है यहाँ पर बता रहे हैं। उनमें से एक प्राइस था टेरिटरीज को वो लूज कर जाते हैं। इट इज नॉट जस्ट जर्मनी, वेरियस अदर प्लेसेस, तो हम वो चीजें बताएंगे। बाउंड्री, तो यहाँ पर एक चीज ये हो सकती है, कई लोग सिर्फ जर्मनी के जो बाउंड्री सेटलमेंट्स है उसके बारे में बताए, बट हमें सारी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट बाउंड्री सेटलमेंट्स उनके बारे में बताना है। सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखेंगे, वो है जर्मनी। तो जर्मनी ट्रीटी ऑफ वर्साई 1919 में जिस तरीके से हुआ, उसके तहत जर्मनी हैड टू गिव अप बेल्जियम, चेकोस्लोवेकिया, पोलैंड, इनको जो ऑक्यूपाई कर लिया था जर्मनी ने, इट हैड टू गिव अप अल्सेस एंड लोरेन नाम के ये जो प्लेसेस थे वो फ्रांस के पास चले गए। ओवरसीज कॉलोनीज जो जर्मनी के थे, चाइना, पैसिफिक जो कंट्रीज है वहां पर, पैसिफिक रीजन्स वहां पर, और अफ्रीका में, उनको देना पड़ा जर्मनी को टू द एलिड नेशंस। ठीक है, तो ये सारे जो एरियाज थे जर्मनी लॉस्ट थे। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली जो हैब्सबर्ग एम्पायर था, ठीक है, जो एक्सिस पावर्स का अगेन पार्ट था, उसको डिवाइड कर दिया गया इनटू ऑस्ट्रिया एंड हंगेरी। इट वाज डिसॉल्व्ड एंड न्यू नेशंस फॉर्म किए गए। ऑल्सो चेकोस्लोवेकिया, युगोस्लेविया नाम के जो नए नेशन है उनको एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, ये डिवीजन किया गया एंड उस पर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है एलिड पावर्स का वो होने लगा। इसके साथ ऑटोमन एम्पायर ने भी साथ दिया था एक्सिस पावर्स का। तो उन ऑटोमन एम्पायर के भी इंपॉर्टेंट जो बाउंड्री सेटलमेंट्स उसके बारे में आपको लिखना होगा। ट्रीटी ऑफ सर्व्स से अरब प्रोविंसेस लूज किया ऑटोमन एम्पायर ने, और ब्रिटेन, फ्रांस एंड इटली ने यहाँ पर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अपना एस्टेब्लिश किया। ठीक है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज एक तरीके का कॉलोनी ही एस्टेब्लिश किया, हम ये कह सकते हैं। बाउंड्री सेटलमेंट्स विद जापान, इवन जापान, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस 1919 में ये जो है जर्मनी के शैंडोंग प्रोविंस में जर्मनी के राइट्स थे चाइना के, वहां पर जापानीज जो है वो आ जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने बता दिया। अब क्रिटिकल एग्जामिन उस पार्ट को भी हमें एड्रेस करना है। कई लोग सिर्फ यहाँ तक लिख के छोड़ देंगे। अब कंसर्न हम बता रहे हैं क्या है। एक्सट्रीम हार्शनेस, जर्मनी को सारे जो टेरिटरीज है वो तो लूज करता ही है, साथ में बहुत ही हाई पेमेंट देना पड़ता है, जिससे हाइपर इन्फ्लेशन वहां पर हो जाता है। तो एक्सट्रीमली हार्श, पीपल को ये चीज दिख रही है, और लेटर ऑन यस इसका इफेक्ट ये होता है, कॉन्सिक्वेंस होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बायसनेस यहाँ पर देखने को मिला कि इवन दो एलिड पावर्स के कुछ नेशंस पार्ट थे, फ्रांस एंड ब्रिटेन का सबसे ज्यादा फायदा हुआ, बाकी कंट्रीज इटली वगैरह का ज्यादा फायदा नहीं हुआ। लेटर ऑन हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो पार्टी चेंज कर लेते हैं। नॉन कंप्लायंट विद वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट्स, उसमें 14 पॉइंट्स में इस तरीके की हार्शनेस से रिलेटेड कुछ नहीं कहा गया था। वुडरो विल्सन कह रहे थे कि हमें इन चीजों को फॉलो करना चाहिए, बट उसका कंप्लायंस नहीं हुआ एज फार एज ट्रीटी ऑफ वर्साई और इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स की बात है। बेनिफिट्स क्या हुए, नए नेशंस एमर्ज हुए, और उनके जो नेशनल एस्पिरेशंस है लेटर ऑन वो आपको एक्सप्लोड होते हुए दिखते हैं, और ये नए नेशंस एक्चुअली रीजनल उनके जो थॉट्स एस्पिरेशंस है उनको प्रमोट करते हैं। तो नए नेशंस आए। इसके साथ अच्छी चीज ये हुई कि कॉलोनियल पावर्स से लोग डरते थे, अब घृणा करने लगे, अब ये कहने लगे कि ये नहीं चाहिए, अब हमें हटाने हैं इनको। ठीक है, उनका ट्रू नेचर पता चल गया कि इतना हार्श होता है ये, और इससे एमर्ज हुआ नेशनलिज्म। ठीक है, लोगों का प्यार अपने नेशन से वो जो है बढ़ने लगा, और इस तरीके से हम बता रहे हैं इंटरनेशनली जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद के बाउंड्री सेटलमेंट्स हुए उनमें काफी सारे प्रोस एंड कॉन्स है। राइट दोस्तों, तो इस तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको हम आंसर कर चुके हैं। कैसे आपको ये आंसर्स लिखने चाहिए थे वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप इस सेशन से आपको काफी हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।